जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही पश्चिम उड़ीसा में जो गण पर्व मतलब मास फेस्टिवल, जिसको जन गण का त्यौहार कहा जाता है, नुआखाई, उसकी भी बधाई। तत्पश्चात हमारे देश की महान संस्कृति के अनुरूप जैन धर्म के बहुत बड़ी बात जो है क्षमा पर्व, वो क्षमा पर्व के हिसाब से भी मैं भी आज बोलना चाहता हूँ दर्शकों से कि मेरे से भी कोई अगर गलती एक साल के अंदर में किसी को जाने अनजाने में मैंने कुछ कटु शब्द बोले हैं, आप शब्द बोले हैं, तो मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। अब हम आ रहे हैं आपकी आज के जो विषय के ऊपर। आज का विषय है महिला लोकसभा में महिला संरक्षण विधेयक पेश। एक्चुअली देखा जाए तो कल जैसे गणेश चतुर्थी थी, हम लोग हमारे धर्म के हिसाब से जो भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं समाज में, घर में या किसी फैक्ट्री पर या व्यवसायिक काम में, सब में हम लोग सबसे पहले गणपति को ही याद करते हैं, गणपति बापा मोरिया को याद करते हैं। तत्पश्चात हम लोग कोई दूसरा काम करते हैं। उसी के अनुरूप जब नई लोकसभा हमारे देश में कल आरंभ हुई तो गणपति बापा मोरिया के जो गणेश चतुर्थी उत्सव पर ही उसका शुभारंभ हुआ। मोदी ने देश की जनता को, सभी को ये भेंट दी है नई संसद, और मैं आशा करता हूँ कि उस पर बहुत अच्छे तर्क वितर्क होंगे। हमारे देश की जनता को उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और पहले ही दिन, शुभारंभ के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन नई लोकसभा में नया ऐतिहासिक बिल पेश हुआ, महिला संरक्षण विधेयक पेश हुआ। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से बिल पेश हुआ। वास्तव में देखा जाए तो बिल का नामकरण भी बहुत अच्छा है, और पहले दिन ही वो जो बिल पेश हुआ वो भी बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारे देश में, हमारे धर्म में नारी शक्ति हमेशा ही पूजनीय और वंदनीय है। जैसे शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, धन स्वरूपा माँ लक्ष्मी और विद्या स्वरूपा माँ सरस्वती, इन तीनों की ही हम लोग पूजा आराधना पूरे वर्ष करते हैं, और इन तीनों के आशीर्वाद से ही हम लोगों का सबका संसार चलता है। अब मैं आ रहा हूँ कि इस बिल में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं। इस बिल में इसकी विशिष्टताएं ये है, ये सर्वप्रथम तो ये बिल जो अभी पेश हुआ है उसको लोकसभा में एवं राज्यसभा में दोनों में पारित होना पड़ेगा नियम के मुताबिक। तत्पश्चात ये संविधान संशोधन बिल है। संविधान संशोधन का नियम होता है कि पूरे मतलब लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर टू थर्ड का मतलब 66.6% मिनिमम जो सांसद हैं वो इसके सपक्ष में अगर वोट देंगे तब संसद में ये पारित होगा। इसके अलावा जितनी हमारे देश में विधानसभाएं हैं, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में भी मोर देन 50% अगर ये बिल पारित होता है, संविधान संशोधन विधेयक, तभी जाके ये बिल जो है कानून का स्वरूप लेगा। संसद में 66% मिनिमम, और सारे राज्यों में जितनी विधानसभाएं हैं मिनिमम 50%। अर्थात हमारे देश में अभी 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, तो कम से कम भी 15 विधानसभा में पास होना चाहिए, और लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 66% सांसदों का समर्थन चाहिए। मोदी जी ने कल बिल विधेयक पेश तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, उसके पहले मोदी जी ने इस बिल के समर्थन में चंद बातें कही थी। उसमें उन्होंने सबसे सारे माननीय सांसदों से आग्रह किया था कि हम लोग नई संसद भवन में आए हैं, नया ऐतिहासिक दिन है और गणेश चतुर्थी का दिन है, और मैं सबसे अनुरोध करता हूं
कि महिला संरक्षण बिल जो अब आएगा उसको हम लोग सभी मिलकर सर्वसम्मति से पारित करें, ये हमारा सबका कर्तव्य है। ऐसा अनुरोध मोदी जी ने सभी सांसदों के सामने रख किया है। और मेरी जो एनालिसिस भी यही बोलती है कि करीब करीब मतलब लोकसभा और राज्यसभा में इसको सर्वसम्मति से ही पारित किया जाएगा। तत्पश्चात जो राज्य विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा वहां भी करीब करीब सर्वसम्मति से ही पारित किया जाएगा, क्योंकि ये एक बिल ऐसा है इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोध करने का साहस कर नहीं सकती है, जुटा नहीं सकती है। कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में कोई भी विरोध करने का साहस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कारण को किसी भी बहाना लेकर कर नहीं सकती। ये मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये नई पार्लियामेंट का एजेंडा आया था कि नई पार्लियामेंट 18 से 22 के अंदर में मतलब दिल्ली में बैठेगी, तो उस समय मैंने ये 31 अक्टूबर को ये बात उठी थी। और ये बात 31 अक्टूबर नहीं, 31 अगस्त को ये बात उठी थी। उसी समय मैंने तुरंत उस दिन मैंने बोल दिया था कि ये इस बार जो नई पार्लियामेंट बैठेगी और नया स्पेशल जो अधिवेशन बैठेगा, विशेष अधिवेशन बैठेगा, जो सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सूचना दी थी, उसी दिन मैंने वीडियो बना के बोल दिया था कि ये इस दिन ये जो पार्लियामेंट बैठेगी उसमें महिला संरक्षण विधेयक अवश्य आएगा। ये मैंने मेरे तजुर्बे के हिसाब से बोली थी ये बात। और उस समय मुझे याद है लगातार 3 दिन 4 दिन तक पूरे भारत में डिबेट चली थी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि ये जो मुंबई में जो इंडिया डॉट्स अलायंस का जो बैठक हुई थी उसके पहले मोदी जी ने एक सगुफा छोड़ा था वन नेशन वन इलेक्शन का, तो उसी में विरोधी लोग बॉम्बे में 3 दिन तक उसी में उलझे रहे और बाकी फिर मीडिया उसी में उलझी रही मीडिया भी। लेकिन मैंने एकदम स्पष्ट रूप से, मैं सोचता हूं कि शायद हो सकता है मेरे जैसे इक्का दुक्का कोई मीडिया, मतलब चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई इक्का दुक्का बात बोले होंगे कि हाँ ये महिला संरक्षण विधेयक आएगा उस दिन। क्योंकि एजेंडा तो प्रहलाद जोशी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने दिया नहीं था। एजेंडा तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब परसों रात तक भी एजेंडा पूरा क्लियर आया भी नहीं था। लेकिन मैंने 31 अगस्त को ही बोल दिया था कि ये नई संसद भवन में ये बिल अवश्य आएगा, महिला संरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल अवश्य आएगा। मैंने ये बात बोली थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये कोई घमंड करने की, गर्व करने की, गुमान करने की बात नहीं है। मैं जब स्कूल में क्लास 6-7 में पढ़ रहा था, उसी समय से मैं अखबार नियमित रूप से पाठ करता हूं। ऐसा कोई एक दिन नहीं गया है जो आज तक, मतलब पिछले करीब 55-56 साल में, मेरी उम्र अभी 68 प्लस है, 56-57 साल हो गया होगा, ऐसा एक दिन भी नहीं गया जो मैंने अखबार नहीं पढ़ा। और एक दिन तो मैंने तीन भाषा के कई अखबार पढ़े हैं। ऐसा भी समय था एक, मतलब आज से करीब 30-40 साल के पहले की मैं बात बताता हूँ। इसलिए ये सारे, और मैं पब्लिक लाइफ में भी रहा हूँ स्कूल समय से ही, तो इसलिए मेरे को ये मतलब समझ में आ गया था। और अब तो मीडिया में भी हम लोग 5-6 साल से हैं एक्टिवली, मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि ये मोदी जी का सुपर डुपर मास्टर स्ट्रोक होगा और ये महिला संरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल अवश्य लाएंगे। उसी के आधार पर मैंने आकलन किया था और मैंने वन नेशन वन इलेक्शन में एक अक्षर भी नहीं बोला, एक अक्षर भी। मैं जानता हूं वो वन नेशन वन इलेक्शन वो होने में काफी पेचीदगियां है और काफी परेशानी है। मैंने ये वीडियो बनाने के 2-4 दिन बाद जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी फॉर्मेशन होगी और पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जैसे ही ये कमेटी के फॉर्मेशन की बात आ गई, तब भी मैं समझ गया कि मैं जो बोला हूं वो एकदम 100% श्योर है। और वन नेशन वन इलेक्शन अभी इस पार्लियामेंट इलेक्शन में जो 2024 का आएगा उसमें आएगा नहीं। इसमें काफी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत लोग बखेड़ा भी करेंगे, राजनीतिक दल लोग विरोध भी करेंगे और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी मामला जाएगा।
ये सब मैं जानता था, इसलिए मैंने वन नेशन वन इलेक्शन में एक अक्षर एक शब्द भी नहीं बोला। और वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में मैंने स्पष्टतया उस दिन और उसके दूसरे दिन भी बोला था, 2 दिन लगातार वुमेन रिजर्वेशन पर बोला था। अब मैं आ रहा हूं कि मेरा तो आकलन प्रभु की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से सही हुआ, ये तो प्रमाणित हो गया। अब मैं बता रहा हूं कि इसकी खूबियां क्या है। इसकी खूबियां ये है कि 1/3 रिजर्वेशन, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अभी कल लोकसभा में पेश हुआ है, वह 1/3 में मतलब टोटल जितनी हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ है और विधानसभा में, ये दोनों में ही लागू होगा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, लेकिन राज्यसभा में लागू नहीं होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल। और विधान परिषद जो हमारे देश में चंद राज्यों में विधान परिषद है, वहां भी लागू नहीं होगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में लागू होगा। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, जो सरकार ने अभी कल भी बताई है, ये 2029 लोकसभा से लागू होगा। अभी 2024 में जो अगले साल जो हम लोगों का चुनाव है 6-7 महीने बाद, उसमें लागू नहीं होगा। उसमें भी काफी दिक्कत है, कानूनी पेचीदगियां भी है और प्रैक्टिकल भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए उसमें लागू नहीं होगा। 2029 से ही लागू होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो इसी बीच में जो हमारे 2021 में जो जनगणना होनी थी हमारे देश में, कोरोना की वजह से वो जनगणना हुई नहीं। अब सरकार का बोलना है कि 2025 में हम जनगणना कराएंगे, अर्थात सेंसस होगा। तो सेंसस के आधार पर सारे विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र का डिलिमिटेशन होगा, मतलब थोड़ा सा चेंजेस वगैरह आएगा उसमें। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, सेंसस कंप्लीट होगा, तत्पश्चात 2029 लोकसभा इलेक्शन के पहले पहले ये महिला संरक्षण अधिनियम बिल लागू होगा। इसके पहले की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि संसद में भी पास करना पड़ेगा, आधे से ज्यादा विधानसभा में पास करना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी। अब क्या है, अब इसके अब मैं बता रहा हूं, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से सब बातें बताऊंगा। जैसे हमारे उड़ीसा की जो अभी रूलिंग पार्टी है, उसका नाम है बिजू जनता दल। वो बिजू जनता दल के लोग भी बोल रहे हैं कि इसका सारा श्रेय नवीन पटनायक को जाएगा, क्योंकि नवीन पटनायक ने शुरू से ही बोला है कि महिला संरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग भी श्रेय लेने के लिए भारत वर्ष में अभी तत्पर हो गई है, बोल भी रही है। और हमारे जो भारत की जो एक बूढ़ी कांग्रेस पार्टी है, उसके जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो कल लोकसभा में एकदम स्पष्टतया बोला है कि इसके लिए सारा श्रेय राजीव गांधी को और नरसिम्हा राव को और मनमोहन सिंह को जाना चाहिए। उन्हीं का कोशिश का नतीजा है। और भाई उनका कोशिश का नतीजा अगर है राजीव गांधी का और पीवी नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का, तो फिर आपने विधेयक पारित क्यों नहीं कराया? विशेषकर उन दोनों के पहले मैं राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जी की बात बोलता हूँ। उनके समय में तो किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा में हो, किसी सदन में कोई विधेयक पारित ही नहीं हुआ, तो आपको श्रेय कैसे मिलेगा? अब वो बोलते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 2010 में ये बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पारित हुआ था। मतलब आज से 13, अभी हम लोग 2023 में चल रहे हैं, ये 2010 की बात कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। तो आज से 13 साल पहले राज्यसभा में अगर ये बिल पारित हुआ था, ये वास्तव में भी हकीकत भी है, फैक्ट भी है। तो भैया 2010 से 2014 तक भी और 4 साल मनमोहन सरकार, कांग्रेस की सरकार हमारे देश में कार्यरत थी। तो 4 साल आप लोग क्या किए? आप लोग लोकसभा में उसको बिल को पेश करके पारित क्यों नहीं कराया? कसूर किसका है? गलती किसकी है? दोष किसका है? आपको तो 4 साल उसके बाद भी समय दिया था आपके हाथ में, भारत की जनता ने। क्यों नहीं पेश किए, क्यों नहीं पारित कराए? और आप मेजोरिटी में भी थे उस समय, और उस समय आधी से ज्यादा हमारे देश में, आधी से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी थी। क्यों नहीं आप पास कराए? इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं खामियां थी, कमियां थी, और आप दिल से भी नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो, इसलिए नहीं पास हो पाया। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड में, जैसा कल अमित शाह ने बोल भी दिया लोकसभा में अधीर रंजन के बोलने के पश्चात, कि आपने राज्यसभा में पारित कराया था, ये बात सही है, लेकिन लोकसभा में आपका पारित नहीं हुआ। और लोकसभा में चूंकि पारित नहीं हुआ, वो 15वीं लोकसभा थी, और 15वीं लोकसभा खत्म हो गई 2014 में, वो बिल अपने आप ही कानूनी तौर पर टेक्निकल पॉइंट से लैप्स हो गया। मतलब आपका राज्यसभा में पारित हुआ बिल वो रद्दी की टोकरी में चला गया।
कानूनी तौर पर, जैसा अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया अधीर रंजन चौधरी को, एकदम सही टाइम पर सही जवाब दिया। तो फिर क्या श्रेय देने का? आपके राजीव गांधी, नरसिम्हा राव या मनमोहन सरकार कोई श्रेय के हकदार है ही नहीं, बिल्कुल हकदार नहीं। आपको तो बहुत समय था पास कराने का, क्यों नहीं कराए? आप अंदर से नहीं चाहते थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही, 98 से 2004। उस समय भी ये महिला रिजर्वेशन बिल पेश हुआ था और उसका सबसे ज्यादा विरोध किए थे 2 यादव ब्रदर्स, एक का नाम मुलायम सिंह यादव, दूसरे लालू यादव। इन्होंने ऐसी तर्क तो नहीं मैं बोलूंगा, कुतर्क घड़ी थी उस समय पार्लियामेंट में, लोकसभा में। मैं लाइव टेलीकास्ट भी देखा हूं डिबेट। उस समय मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के तर्क थे कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने से जो अंग्रेजी जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, ऐसी महिलाएं लोकसभा में आ जाएंगी, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। दूसरी बात वो बोल रहे कि जो बॉब कट बाल, जो महिलाएं आजकल जो फैशन में, मतलब लेडीज पार्लर में जो जाकर बॉब कट बाल करा के आती है, मतलब लंबी लंबी चोटी नहीं रखती है, वो आधा जैसा बोल सकते हैं, बॉब कट बाल जो है, वो बॉब कट बाल वाली महिलाएं आ जाएंगी पार्लियामेंट में। अरे भाई, कहाँ संविधान या कानून मना करता है क्या बॉब कट बाल वाली महिलाएं को निषेध है, पार्लियामेंट में नहीं आ सकती? ये कोई तर्क है क्या? कुतर्क दिए थे ये लोग। तत्पश्चात ये लोग एक और बात बोले थे कि रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन दो, वो भी ओबीसी को दो। मतलब बिल को पेशगी में हैरान हरकत करने के लिए, भटकाने के लिए ये सब कुतर्क मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के द्वारा लोकसभा में दिए गए थे वाजपेयी जी के जमाने में। इसका मतलब इन अंदर से तो लोगों की चाहत ही नहीं थी। और आज देखिए मजे की बात क्या है, आज लोकसभा में एक भी आरजेडी, जो लालू यादव की पार्टी है, आरजेडी का एक भी मेंबर वहां प्रेजेंट नहीं है। आज लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, ना ही तो लालू यादव मेंबर है लोकसभा का, और मुलायम सिंह जी तो ऊपर चले गए, स्वर्ग सिधार गए, और ना ही लालू यादव, उनके परिवार या उनकी पार्टी का एक भी बंदा नहीं है लोकसभा में। तो इसलिए इन फजूल बातों को फजूल तर्क देकर वो लोग कहीं भी उसका विरोध भी नहीं कर सकते। इनका अपने हैसियत भी नहीं विरोध करने की। हाँ, राज्यसभा में है इक्के दुक्के इन लोगों के हैं, थोड़ा बहुत 2-4 होंगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बिल मेरे को जितनी समझ है, ये बिल आराम से सर्वसम्मति से, करीब सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास होगा, सारी विधानसभाओं में पास होगा, संविधान संशोधन होगा और देश में महिलाओं को उचित सम्मान, उचित संरक्षण, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़े एक्चुअली तारीफ के काबिल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्हीं को क्रेडिट ज्यादा जाना चाहिए। वैसे अगर सर्वसम्मति से पास होगा तो क्रेडिट तो सभी को जाती है, लेकिन चूंकि उनके जमाने में, उनके समय में ये बिल आया है, नई लोकसभा में बिल आया है, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट के हकदार, तारीफ के हकदार प्रधानमंत्री मोदी ही है। और हम लोग आशा करेंगे कि इससे हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और महिलाएं जो उनका उचित स्थान है समाज में और देश की प्रगति में, उनको उचित स्थान, उचित भागीदारी उनको मिल पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का अंक यहीं पर, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।